सबसे पहले अब तक की बड़ी खबर बताएं कि पीएमओ में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि अगली बार पीओके में तिरंगा फहराया जाएगा। जम्मू के कठुआ में तिरंगा यात्रा शुरू करने के मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि इस तिरंगा यात्रा का सही समापन पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में होना चाहिए। जितेंद्र सिंह का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो आह्वान किया है उसके बाद देशवासियों को भी गुलाम कश्मीर को पाकिस्तान के कब्जे से मुक्त कराने के लिए संकल्प लेना चाहिए ताकि जल्दी ही पीओके के कोटली और मुजफ्फराबाद से तिरंगा फहराया जा सके। ये बात जितेंद्र सिंह ने कही है। अधिकृत जम्मू कश्मीर को पुनः पाकिस्तान के नाजायज कब्जे से छुड़ा करके उसको भारतीय गणराज्य का हिस्सा बनाने के लिए, और मैं समझता हूं कि आज पाकिस्तान के बॉर्डर से आरंभ होने वाली इस तिरंगा यात्रा से हम देश भर में ये आह्वान कर रहे हैं कि इस तिरंगा यात्रा का सही समापन उस दिन होगा, उस रोज होगा जब ये तिरंगा हम कोटली, मुजफ्फराबाद और पाक अधिकृत हिस्से में जम्मू कश्मीर के लहराने में सफल होंगे। तिरंगा यात्रा के सही मायने तभी पूरे होंगे जब इसे पीओके में फहराया जाएगा। प्रणय उपाध्याय हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रणय, कल प्रधानमंत्री ने ऑल पार्टी मीट के बाद जिस तरीके से कहा था कि न सिर्फ कश्मीर की बल्कि पीओके के लोगों की भी सुध हमें लेनी चाहिए, यानी एक कदम आगे बढ़कर अब कश्मीर के मुद्दे को देखा जा रहा है, किस तरीके से अब इसे आगे लिया जाएगा? प्रणय, मेरी आवाज आप तक आ रही है? प्रणय, मेरा सवाल ये है कि कल जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा था कि अब पीओके के लोगों की भी सुध लेने का वक्त आ गया, यानी कश्मीर मुद्दे को लेकर अब सरकार अपनी रणनीति में बदलाव ला रही है। जी हाँ, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने पहली बार स्पष्ट तौर पर ये कहा है कि अब अगर कश्मीर पर बात होगी तो कश्मीर पर बात में पीओके जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है उसके जो लोग हैं, जो पाकिस्तानी कब्जे का कश्मीर है उसके लोगों की बात को भी सुना जाए, उन्हें भी स्टेक होल्डर माना जाए। यानी ये टैक्टिकल शिफ्ट कहा जाए, क्योंकि अगर पाकिस्तान या हुर्रियत के लोगों को हिस्सेदार बताने की कोशिश करता है, उन्हें लेजिटिमेट स्टेक होल्डर कर रहा है, तो भारत ने भी स्पष्ट कर दिया है। क्योंकि भारत तो लगातार ये कहता रहा है, नवजोत 1994 का संसद का रेजोल्यूशन है कि कश्मीर पूरी तरह से भारत का हिस्सा है और अगर कश्मीर से जो भी बात होनी है पाकिस्तान से, वो जो बकाया हिस्सा है उसे वापस लेने की बात होनी है। बिल्कुल, और यही बात आज जितेंद्र सिंह ने भी कही कि तिरंगे के सही मायने तब है जब उसे पीओके में फहराया जाएगा और अगले साल वहां पर भी फहराया जाएगा। पवन हमारे संवाददाता मौजूद हैं कठुआ में, आज जितेंद्र सिंह ने ये बात कही। पवन, आपसे जानना चाहेंगे जितेंद्र सिंह के इस बयान का जम्मू कश्मीर के लोगों पर कितना असर होगा? हाँ नवजोत, असर बहुत होगा, क्योंकि पीओके जो है वो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, भारत का हिस्सा है, और बहुत से परिवार जो बटे हुए हैं वो आधे उधर रहते हैं, आधे इधर रहते हैं। तो अगर इस तरह से जैसे पीएम ने कल बोला है और आज पीएमओ मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बोला है, तो लोगों में एक लहर है कि अगर भारत इसको अपने साथ मिला लेता है तो जो पिछड़े परिवार वहां पर रह गए वो पुनः एकजुट हो जाएंगे और एक ही गणराज्य के तहत होगा, जैसे इंडिपेंडेंट कश्मीर हो जाएगा, पूरा जम्मू कश्मीर भारत के साथ जुड़ेगा, तो हमारा उत्तर सबूत हमारे सबके पास आ जाएगा। जी बिल्कुल, और बताएं कि जिस वक्त प्रधानमंत्री ने ये बात कही कि पीओके के लोगों की सुध लेने का भी वक्त आया है, तो उसके बाद किस तरीके से स्वागत हो रहा है वो भी हम आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में सेना का जुल्म जारी है। पाकिस्तानी सेना को गिलगित छोड़ने की मांग कर रहे गिलगित के लोगों को पहले पीटा गया, जिसके बाद राजनीतिक कार्यकर्ता बाबा दिन समेत 5 लोग गिरफ्तार कर लिए गए। दूसरी तरफ बलूचिस्तान के नेता नवाब ब्रह्मदा बोगती ने पीओके और बलूचिस्तान में भारत के हस्तक्षेप की गुजारिश की है। देख लो नवाज शरीफ, देख लो पाकिस्तान, देख लो चीन, ये गुस्सा है पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ और पाकिस्तानी सेना के अत्याचार के खिलाफ। कश्मीर में मानवाधिकार हनन का राग अलापने वाले नवाज शरीफ, ये आपकी सेना के कब्जे वाले गिलगिट की तस्वीरें हैं, जिसे आपकी सेना बंदूक के दम पर दबाना चाहती है। आपकी सेना कैसे पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जुल्म ढा रही है और उनके अधिकार छीन रही है, ये उसका जीता जागता सबूत है। दरअसल ये लोग गिलगिट की आजादी और पाकिस्तानी फौज हटाने की मांग कर रहे हैं।
ये लोग गिलगित में चीन कॉरिडोर बनाए जाने के खिलाफ हैं, क्योंकि इससे सिर्फ चीन और पाकिस्तान का फायदा होगा, न कि गिलगित का। पाकिस्तान चाइना का हमसाया नहीं है, पाकिस्तान चाइना का हमसाया हमारी वजह से है, आपकी वजह से है, गिलगित बल्तिस्तान के 18 लाख अवाम की वजह से है। ये 27,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका, ये हमारी आबा और अजदाद की मलकियत है। ये हमारे आबा और अजदाद ने आजाद कराया। आपने आजादी का इनाम पाकिस्तान से, अल्लाह का इनाम क्या दिया आपने हमें? नोटो रूल। ये कोई पहली बार नहीं है जब गिलगिट में इस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठ रही है। पाकिस्तान की सेना यहाँ पर लगातार अत्याचार करती रही है और इस अत्याचार के खिलाफ हमेशा इसी तरह से आवाज उठती रही है। हालात ये हैं कि यहाँ से हजारों नौजवान जो इस कॉरिडोर का विरोध कर रहे हैं, उन्हें जेल भेजा जा रहा है। जानकार मानते हैं कि चीन पाकिस्तान के बीच बनने वाले आर्थिक गलियारे का असली मकसद इलाके में मौजूद संसाधनों का दोहन करना है, जिसकी वजह से यहाँ पर लोगों को बुनियादी सुविधाएं तक नहीं मिल सकी हैं। हम ये कहते हैं कि इस कॉरिडोर को गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के ऊपर मत थोपा जाए। उनको सबसे पहले गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को उनकी पॉलिटिकल लिबर्टीज फराहम की जाए। पाकिस्तान और उसकी सेना के अत्याचारों के खिलाफ न सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले बल्कि बलूचिस्तान में भी आवाज उठ रही है और लोग लगातार सड़कों पर उतर रहे हैं। बलूचिस्तान में एक दिन पहले ही पाकिस्तानी सेना ने बर्बरतापूर्ण कार्रवाई करते हुए 19 लोगों को मार दिया। पाकिस्तानी सेना के लगातार बढ़ते अत्याचारों से परेशान बलूचिस्तान के नेता नवाब रमदाग बुगती भारत से मदद मांग रहे हैं। बुगती ने ट्वीट पे लिखा है, हम भारत के प्रधानमंत्री के बयान का स्वागत करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत हमारा पड़ोसी है और उसे बलूचिस्तान के मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। तो हिंदुस्तान का ये कर्तव्य बनता है कि हमारी भूमि जो है पहले से, उसके ऊपर जो हो रहा है उसको रोको, और चाहे तो इसके लिए पाकिस्तान के साथ बैटल करना पड़ा, युद्ध करना पड़ा पीओके के लिए, तो करना चाहिए। पाकिस्तान को एक मौका है कि इन हालात से समझे और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को वापस कश्मीर के साथ जोड़ा जाए, हिंदुस्तान का हिस्सा बनाया जाए। बलूचिस्तान जो है वो आज से नहीं है, आज़ादी जिस समय से हुई है 47 में बंटवारा जो है, उसमें पाकिस्तान के साथ वो नहीं जाना चाहता था, फौज ही उसको, और ये आज की बात नहीं है, लगातार 60-70 बरस से लोग डर रहे हैं वहाँ। बलूचिस्तान के लोग पिछले 68 सालों से अपनी आजादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। गिलगिट में भी ऐसे ही हालात बेहद खराब हैं, लेकिन कश्मीर पर मानवाधिकार का राग अलापने वाला पाकिस्तान पीओके में मौजूदा हालात पर बोलने को तैयार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और इसी से जुड़ा है हमारे प्राइम टाइम शो का आज का सवाल, और आज का सवाल है, क्या पीओके बलूचिस्तान पर पाकिस्तान को दुनिया के सामने बेनकाब करना चाहता है? हाँ या ना में आपको जवाब देना है। STP बाय हाँ के लिए, STP ना के लिए 5 पर मैसेज कीजिए। ट्विटर और फेसबुक के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। #STP और #कलंक पाकिस्तान पर आप अपनी राय रख सकते हैं। IBN खबर के फेसबुक पेज के जरिए भी आप अपनी राय हमें दे सकते हैं। देश का दिल राजधानी दिल्ली, लेकिन बेरहम बेदिल दिल्ली की खबर आपको दिखाते हैं। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बढ़ाई गई सुरक्षा ने आज एक बीमार शख्स की जान ले ली। दिल्ली के गांधीनगर में एक बेटे का आरोप है कि दिल्ली पुलिस ने के डायवर्शन के चलते उसके पिता को समय पर इलाज नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से उनकी रास्ते में ही मौत हो गई। दरअसल अरविंद के पिता कैलाश चंद को आज सुबह तकरीबन 8 बजे हार्ट अटैक आया था। परेशान परिवार इस मुश्किल घड़ी में अपने पिता को लेकर ऑटो से ही अस्पताल भागा, लेकिन रास्ते में सुरक्षा के नाम पर बैरिकेडिंग होने की वजह से ट्रैफिक जाम हो गया। LNJP अस्पताल का जो रास्ता महज 10 मिनट का था, वहां पहुंचने में 1.5 घंटे का वक्त लगा। ऑटो में बैठे परेशान बेटे ने पुलिस वालों से मिन्नतें की, लेकिन उससे
जाने नहीं दिया गया। बेटे अरविंद का कहना है कि वो ऑटो में अपने पिता को लेकर हनुमान मंदिर, मौरी गेट और ITO घूमता रहा, लेकिन सिक्योरिटी के नाम पर उसे हर जगह पर रोक दिया गया और आखिरकार जब वो अस्पताल पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी। और ऐसे में सवाल यही है कि इस मौत के लिए जिम्मेदार कौन है। अगली खबर उत्तर प्रदेश के से, जहां के बलिया में गौकशी के आरोप में 2 बीजेपी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी पर बवाल मच गया है। गिरफ्तारी के विरोध में थाने पर प्रदर्शन करने पहुंचे बीजेपी विधायक उपेंद्र तिवारी और उनके समर्थकों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया और इस हंगामे के दौरान एक बीजेपी कार्यकर्ता की मौत हो गई, जबकि एक महिला समेत 2 लोग घायल हुए हैं। गोरक्षा के नाम पर ये बवाल बलिया के नरही थाने के बाहर मचा है, जहां गोकशी के आरोप में प्रभुनाथ यादव और चंद्रमा यादव की गिरफ्तारी के विरोध में स्थानीय विधायक उपेंद्र अपने समर्थकों के साथ सड़क पर उतर आए हैं। इस दौरान विधायक के समर्थकों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। नतीजन पुलिस को लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। इस हंगामे में विनोद राय नाम के एक बीजेपी कार्यकर्ता की मौत हो गई, जबकि महिला कार्यकर्ता समेत 2 लोग भी घायल हो गए। लोगों का आरोप है कि बीजेपी कार्यकर्ता की मौत पुलिस की गोली से हुई है। स्टेडियम डीएम लोग गेट के सामने आए और हटाकर गाली उली देने लगे। उसके बाद उन लोग डंटा वंटा चलाने लगे और गोली भी चला। एक आदमी की मृत्यु हो गई है, जो कि विनोद राय है। स्थानीय पुलिस की दलील है कि प्रदर्शन के दौरान विधायक समर्थकों ने ही पहले पथराव किया, जिसके बाद पुलिस को मजबूरी में लाठीचार्ज करना पड़ा। कोई फायरिंग नहीं की गई है। वरना लोग बैठे थे, 250-300 आदमी बैठे थे, वो हो गए। उन्होंने जो है पुलिस पर जो है पत्थर उत्थर चलाना शुरू किया। पुलिस ने उसमें आवश्यक बल में लाठी उठी मारी, नीचे जमीन पटका और फायर टीयर गैस एवं रबर बुलेट का प्रयोग किया। उसके बाद भीड़ को वहाँ से डिस्पर्स कर गया। दरअसल पूरा बवाल गाय से भरे एक ट्रक को लेकर है, जिसे पुलिस ने जब्त किया था। बलिया के एसपी का कहना है कि एक एसआई ने गायों से भरे ट्रक को रोका था, जिसके बाद ड्राइवर ट्रक छोड़कर फरार हो गया। पुलिस की माने तो एक व्यक्ति ने इस ट्रक पर दावा किया था, लेकिन उसके पास रसीद नहीं थी। इससे पहले वो रसीद लेकर आता, उसके पहले ही विधायक अपने समर्थकों के साथ थाने पहुंच गए और हंगामा शुरू कर दिया, जबकि विधायक उल्टे पुलिस पर अपने कार्यकर्ताओं को फंसाने का आरोप लगा रहे हैं। एक ट्रक पे गाय लदी थी। पुलिस को देख के जो ड्राइवर था गाड़ी छोड़ के भाग गया। 11 साढ़े 11 बजे के आसपास जो एक व्यक्ति जो उसने क्लेम किया कि गाय मेरी है और मैंने जो है इसकी रसीद दी है, तो ये उसमें रसीद उसके पास नहीं थी। ये उससे कहा गया कि अगर आप रसीद लाते हैं तो हम आपको गाय सुपुर्द कर देंगे। जो 28,000 की गाय है, कैमरे में कैद किया हुआ हूँ और पैसा भी लिया, और नहीं तो अपने दलालों से सूचना कराया कि मुकदमा इनके घर के एक लड़कों को पुलिस में भी भर्ती हुआ है। सूचना कराया कि जल्दी आकर के पैसा तुम लोग थाने पे दो, नहीं तो सबका कैरियर खराब कर दूंगा। पुलिस इस मामले में बीजेपी विधायक उपेंद्र तिवारी पर भी एफआईआर दर्ज करने की तैयारी कर रही है। विधायक उपेंद्र तिवारी फिलहाल फरार चल रहे हैं। इलाके में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। जीन्स और लेगिंग क्या भड़काऊ ड्रेस हैं? ये सवाल एक बार फिर से इसलिए उठ खड़ा हुआ है क्योंकि मगध महिला कॉलेज ने नया ड्रेस कोड जारी किया है और इस नए फरमान के बाद कॉलेज में जीन्स और लेगिंग पहनना मना हो गया है और इसकी जगह पर अब लड़कियों को सलवार कुर्ता और दुपट्टा पहनना होगा। जाहिर है कि इस तरह के फरमान का विरोध तो होगा ही। एक तरफ महिलाओं की आजादी की वकालत की जा रही है तो दूसरी तरफ मगध महिला कॉलेज जैसे संस्थान उस आजादी पर अंकुश लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मगध महिला कॉलेज की तरफ से एक फरमान जारी किया गया है जिसमें लड़कियों के लिए ड्रेस कोड निर्धारित किया गया है। इस फरमान में साफ साफ लिखा है कि 16 अगस्त से कॉलेज में ड्रेस कोड सलवार, कुर्ता, दुपट्टा और कॉलेज की तरफ से तय किया गया ब्लेजर होगा। कॉलेज में और किसी तरह का ड्रेस मान्य नहीं है। इस नियम को अगर तोड़ा गया तो 1000 रुपए जुर्माना या फिर महाविद्यालय से नाम काट दिया जाएगा। जाहिर है अगर कॉलेज प्रशासन की तरफ से इस तरह के तुगलकी फरमान जारी होंगे तो उसका विरोध होगा ही।
हम लोग में से बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो बहुत दूर से आती है, स्कूटी ड्राइव करके आती हैं, तो एक लड़की कंफर्टेबल नहीं फील करती है स्कूटी सूट में पहनने, मतलब कैसे कोई आएगा। हम लोग घर में सूट नहीं पहनते, यहाँ सूट पहन के आना हम लोग के लिए बहुत दिक्कत वाली बात है। हमके गार्जियन कैसे अरेंज कर सकते हैं 3-4 हज़ार रुपए लगाकर सूट। मैं सूट पहनती हूँ, हमेशा पहनती हूँ, लेकिन हर दिन पहन के आना पॉसिबल नहीं है। कॉलेज के प्रिंसिपल को लगता है कि लड़कियां जो ड्रेस पहनकर आती हैं वो ठीक नहीं है। दूसरे शब्दों में कहे तो प्रिंसिपल को लगता है कि कुछ लड़कियां भड़काऊ कपड़े पहनती हैं, जबकि कॉलेज में पुरुष कर्मचारी भी हैं। लिहाजा जो आदेश जारी किया गया है वो सही है। कॉलेज में कुछ लड़कियों को पाया गया जो बहुत ही अभद्र तरीके से कपड़े पहनकर आई थी, और 3-4 दिन टीचर्स और मेरे टोकने के बावजूद भी उन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, बल्कि कल मैंने जो दृश्य देखा वो बहुत ही शर्मनाक लगा मुझे। हालांकि प्रिंसिपल के इस आदेश को कुछ लड़कियां सही मानती हैं और इसे संस्कृति का हिस्सा भी बताती हैं, लेकिन ऐसी लड़कियों की संख्या कम है। ज्यादातर सवाल यही उठा रही हैं कि एक तरफ लड़कियों को मॉडर्न बनाने की बात हो रही है, तो फिर इस तरह से सदियों पुराने विचार क्यों थोपे जा रहे हैं। कॉलेज में ड्रेस कोड लागू होने के बाद लड़कियां विरोध कर रही हैं, तो प्रिंसिपल इसे अनुशासन का हिस्सा बता रही हैं। पर जब बात नए जमाने की हो रही है तो फिर फरमान सदियों पुराना क्यों। कैमरामैन सहबूब आलम के साथ चंद्रमोहन कुमार, पटना, IBN 7। IBN 7 आपके सरोकार से जुड़ी हर खबर आपको दिखाता है और उसका असर भी होता है। बुलंदशहर की 2 मासूम बेटियों की जो खबर हमने आपको दिखाई थी, आखिरकार सूबे के मुख्यमंत्री ने उस पर संज्ञान लिया। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज दोनों बच्चियों से न सिर्फ मुलाकात की, बल्कि उन्हें मदद के रूप में 10 लाख रुपए और सरकारी आवास देने की घोषणा भी कर दी है। जो ताऊ जी ताई जी थे, उन्होंने मम्मी का हाथ पकड़ रखा था और मेरे पापा ने उनके ऊपर तेल डाला और उसके बाद अम्मा ने माचिस से आग लगा दी। 11 अगस्त को IBN 7 ने दिखाया था कि कैसे बुलंदशहर की 2 बेटियों ने इंसाफ के लिए CM अखिलेश को खून से चिट्ठी लिखी और अपनी मां के कातिलों को सजा दिलाने की गुहार लगाई। कुछ दिन पहले तक बर्बर गैंगरेप को लेकर चर्चा में रहा उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार यहां की 2 बहनों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री से मदद की गुहार लगाई है। 12 अगस्त को खबर दिखाए जाने के बाद बुलंदशहर में हड़कंप मच गया और आनन फानन में शहर के SSP पीड़ित बच्चियों से मिलने पहुंचे और कार्रवाई करने का भरोसा दिया। अभी हमने आदेश दिया है कि फौरन मुकदमा दर्ज किया जाए और इसकी छानबीन की जाए कि कौन क्या धमकी दे रहा है, किस तरह से, और कार्रवाई की जाए, सख्त कार्रवाई। हमारी खबर का इतना असर हुआ कि 13 अगस्त को खुद CM अखिलेश यादव ने पीड़ित बच्चियों को लखनऊ बुलाया और उनकी आपबीती सुनी। दोनों बच्चियों को 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद के साथ साथ सरकारी मकान देने का ऐलान भी किया। साथ ही बच्चियों के मामा को पालन पोषण के लिए सरकारी नौकरी की घोषणा भी की। CM साहब ने हमें पूरा प्रॉमिस करा है कि आपको एक रहने के लिए आवास भी दिया जाएगा, और जो आपको प्रॉब्लम है, मतलब जो गुनहगार हैं जिन्होंने आपकी मम्मी को मारा है, उनको सजा होगी, वो जेल में जाएंगे सब लोग। मुख्यमंत्री जी ने पूरा आश्वासन दिया है कि मामा की जॉब लगेगी। दोनों बच्चों को 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे। बच्चों से स्कूलों का नाम भी पूछा है, आपकी पढ़ाई भी की जाएगी और मेरे लिए सरकारी नौकरी की व्यवस्था। जो इसकी मम्मी को मारा, एक बेटे के खातर मारा है, उसमें बेटे नहीं थे, 2 बिटियां थी। बिटियां के बदले के हमारा नाम चलेगा। हमारा सरोकार आपसे है और आपके हित से जुड़ी हर खबर हम इसी तरह से सरकार के कानों तक पहुंचाते रहेंगे। इन मासूमों की आवाज भी IBN 7 ने यूपी के मुख्यमंत्री तक पहुंचाई थी। खुशी की बात यह है कि मुख्यमंत्री ने खुद संज्ञान लिया, जिसके बाद अब न सिर्फ इन मासूमों के हत्यारे पिता को जल्द सजा मिलेगी, बल्कि सरकार की पहल के बाद बच्चियों का भविष्य भी सुरक्षित होगा। शलभ मणि त्रिपाठी, IBN 7, लखनऊ।